नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। थिंक अगेन में हम सीखते हैं कैसे ऐसी गलतियां ना करें जो हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो है गलतियां। कितनी बड़ी गलतियां हैं इसको समझने के लिए आप सब लोगों को होमवर्क है। एक मूवी देखिए ब्लैकबेरी। इसमें ब्लैकबेरी के सीईओ को उसके इंजीनियर्स ने बोला कि अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए बिकॉज एप्पल का आईफोन आ गया है। लेकिन अब जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, मिस कर गया, शायद बच जाता, लेकिन नहीं बचता। वो 100% नहीं बचता, क्योंकि जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट था, उसका खुद का बिहेवियर भी बहुत गड़बड़ था। वो अपने इंजीनियर्स को कुछ समझता ही नहीं था। वो गीक था, माइक लेजरस जो ब्लैकबेरी का मालिक था, बहुत बेइज्जती करता था अपने एम्प्लॉयज़ को। काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पुश करता था। जब खुद नहीं पुश कर पाता था तो उसने हायर किया बंदा कि तुम पुश करो। नहीं, वो पुश ही नहीं कर पा रहा था। हाँ, फिर जिम ने दूसरे बंदे को हायर हाँ, एक मोटा सा आदमी को लेकर आया कि उनकी छुट्टियां कम कर दो, उनको खेलने कूदने का टाइम हटा दो, खूब घंटे घंटे काम कराओ। और धीरे धीरे उसकी कंपनी जो कुछ भी कर सकती थी, $70 बिलियन की कंपनी थी, आज की डेट में वो ज़ीरो है। आप उस मूवी को देखेंगे तो आपको भी लगेगा यार काश अगर स्विच कर जाते हम लोग। आईफोन जब आया था कुछ तो बदल देते, लेकिन ख़त्म हो गया। ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको थिंक अगेन सीरीज़ पूरा देखना चाहिए, समझना चाहिए। जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया वो था बैड ब्लड ऑन द डायमंड, डिमिनिशिंग प्रेजुडिस बाय डिस्टेबलाइजिंग स्टीरियोटाइप्स। ये बहुत मुश्किल चैप्टर था, इसको ख़त्म करने में हम लोग को टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा बोरिंग था। इसमें हमने देखा कैसे एक ब्लैक आदमी ने के क्लैन, ये वो लोग थे जो ब्लैक लोगों को पकड़ पकड़ कर खोज खोज के मारा करते थे जान से। ऐसे लोगों को इसने चेंज किया, उनका हार्ट बदल दिया, उनका स्टीरियोटाइप चेंज किया। उस बंदे ने, जो उसका चीफ था, उसने बंद कर दिया, ये ग्रुप ही बंद कर दिया। इसको आप पढ़िएगा। अब इंटरपर्सनल रीथिंकिंग में ही लास्ट चैप्टर चालू हो रहा है, वैक्सीन विस्परर्स एंड माइल्ड मैनर्ड इंट्रोगेटर्स, हाउ द राइट काइंड ऑफ लिसनिंग मोटिवेट्स पीपल टू चेंज। चैप्टर का नाम है वैक्सीन विस्परर्स। वैक्सीन जब देना होता है ना, अभी भी आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वैक्सीन खतरनाक है। बहुत से लोग नहीं लेते। बिल गेट्स बेचारा परेशान है इसलिए। अफ्रीका में और बल्कि अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग हैं, बोलते हैं हमारा राइट है। जबकि इसमें बहस चल रही है कि एक आदमी अगर वैक्सीनेटेड नहीं है और वो बीमारी को अपनी बॉडी में ज़िंदा रख रहा है तो बाकी लोगों को खतरा है उससे। स्मॉल पॉक्स ख़त्म कर पाए क्योंकि उसका अब नहीं है दुनिया में, उसकी वायरस ही नहीं है। ऐसे बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन वो तब होगा जब हर किसी के पास वैक्सीनेटेड होगा। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर में बीमारी जड़ रख सके। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो नहीं सुनते। तो उसी से हम आज का चैप्टर चालू करेंगे। ध्यान रखिएगा, लेसन क्या है। अगर आज की क्लास हो जाए और आपको लगता है सर कुछ सीखा नहीं, क्या करना है, तो वो है हाउ द राइट काइंड ऑफ लिसनिंग मोटिवेट्स पीपल टू चेंज। कैसे सही तरह की लिसनिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। सही तरह की लिसनिंग से आदमी चेंज होने के लिए मोटिवेट होता है। इसमें हम खाली एंड में पहुँचेंगे, चैप्टर के एंड में बातचीत को नहीं समझ पाएंगे। मोस्टली एक पहले सेटअप बनेगा, कल उनके बारे में पढ़ेंगे, मोटिवेटिंग थ्रू इंटरव्यूइंग, बट आज उसका सेटअप रहेगा। व्हेन मैरी हेलेन एटनी रूजो वेंट इनटू लेबर शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स। एक औरत है मैरी हेलेन एटनी रूजो, जब उनको लेबर पेन चालू हुआ, पेट दर्द हुआ, बच्चा उनको होने वाला था, रोने लगी बेचारी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सितंबर 2018 का टाइम था और उनका जो डिलीवरी डेट था वो दिसंबर में था, अभी 2 महीने बाद। जस्ट बिफोर मिडनाइट टोबी अराइव्ड वेइंग जस्ट 2 पाउंड्स। और उसी रात को उनको बच्चा हो गया और उस बच्चे का वेट 2 पाउंड था। वो इतना छोटा था कि उस बच्चे का सर इस औरत के हाथ के अंदर समा जा रहा था। बहुत छोटा सा बच्चा था, 7वें महीने में हो गया, 9 महीने पे होना चाहिए। टोबी स्पेंट ओनली फ्यू सेकेंड्स इन हर आर्म्स बिफोर ही वॉज रश्ड टू द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। वो बेचारा अपनी माँ के गोद में कुछ सेकेंड ही रुका था, फिर फटाफट उसको निकू में डाल दिया, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, NICU।
He needed a mask to breathe and was soon taken to a surgery for internal bleeding. उसको सांस भी नहीं ले पा रहा था, उसके लिए उसको मास्क दिया गया ऑक्सीजन का, और फटाफट उसको फिर ऑपरेशन के लिए लेकर गए क्योंकि उसके बॉडी के अंदर में ब्लीडिंग हो रही थी. इट वुड बी मंथ्स बिफोर ही वॉज अलाउड टू गो होम. महीनों लग जाएंगे इससे पहले कि वो घर पहुंच सके. हॉस्पिटल में रहेगा वो. वाइल टोबी वॉज स्टिल इन द हॉस्पिटल, मैरी हेलेन वॉज शॉपिंग फॉर डायपर्स व्हेन शी सॉ अ हेडलाइन अबाउट मीजल्स स्प्रेडिंग इन हर प्रोविंस ऑफ क्वेबेक. टोबी अभी हॉस्पिटल में ही है, तब तक उसकी माँ गई थी शॉपिंग करने के लिए, डायपर्स खरीदने के लिए गई थी, और तभी उसने एक न्यूज़ देखा हेडलाइंस में. उसका न्यूज़ का हेडलाइन सुना कि उनके शहर में क्वेबेक में मीजल्स फैल रहा है. एक बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है. शी हैडेंट हैड टोबी वैक्सीनेटेड, और उनको डर लग रहा था कि मैंने अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं करवाया. इट वॉजंट इवन अ क्वेश्चन, ही सीम्ड टू फ्रेजाइल. अरे वैक्सीन कैसे देंगे, क्योंकि वैक्सीन देने के तुरंत बाद बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, और हमारा बच्चा तो बहुत फ्रेजाइल है, बहुत ही छोटा है, बहुत कमज़ोर है. शी हैडेंट वैक्सीनेटेड हर 3 अदर चिल्ड्रन आइदर, प्लस इनके 3 और बच्चे हैं, उनको भी वैक्सीन नहीं किया. इट वॉजंट द नॉर्म इन हर कम्युनिटी. वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी कम्युनिटी जहाँ वो रहती थी वहाँ पर लोग नहीं कराते थे वैक्सीन, एक तरह से गलत माना जाता था. हर फ्रेंड्स एंड नेबर्स took it for granted that vaccines were dangerous and passed around horror stories about their side effects. इसकी मैंने एक एपिसोड देखी है, पूरा इसी की एपिसोड देखी है लॉ एंड ऑर्डर में. एक सीरियल है, टीवी सीरियल है लॉ एंड ऑर्डर. उसमें कैसे एक बच्चे की डेथ हुई है मीज़ल से, और वो मीज़ल किसी और माँ से के बच्चे से हुआ है, और ये बच्चा मर गया. केस चल रहा है उस माँ के ऊपर जिसने अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं दिया, और बेचारी ये माँ फंस गई क्योंकि ये शराब पीती थी, अपने बच्चे का ध्यान नहीं देती थी. तो लोगों ने पहले सोचा इसने मर्डर किया अपने बच्चे का, बट एक्चुअली गलत उसने किया था जिसने अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं दिया था. बहुत सी लोग हैं कम्युनिटी में जो इसके आसपास में मानते थे कि वैक्सीन खतरनाक चीज़ है, और आसपास में ढेर सारी हॉरर स्टोरीज चलती थी, वैक्सीन दिया मर गया, ऐसी उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं. स्टिल द फैक्ट रिमेंड, क्वेबेक हैड ऑलरेडी हैड 2 सीरियस मीजल्स आउटब्रेक दैट डिकेड. आप लोगों को शायद मैंने बताया है, जब हम लोग यूक्रेन में थे तो वहाँ टाइफाइड का एक केस निकला था. वहाँ कोई टाइफाइड नहीं होता, इंडिया में बहुत होता है, और जहाँ नहीं होता वहाँ आउटब्रेक हो जाता है, खटाखट बहुत से लोग मरते हैं. इसलिए हम लोगों को सबको, मैंने पहली बार वहीं ये सुना था, कोविड में क्या करते हैं, बंद कर देते, क्वारंटीन कर देते हैं. हम सब लोगों को बंद कर दिया था. बाद में एक बंदे का पॉजिटिव निकला, उसको पकड़ के गए हॉस्पिटल में बंद कर दिया. पूरा बेचारा 1 महीने तक, जब तक उसका ब्लड में टाइफाइड 0 नहीं आ गया तब तक वो बंद था, रो रहा था, MBBS छोड़ने को तैयार था कि मैं भाग जाऊंगा इंडिया. तो किसी तरह से लैपटॉप खरीद के दिया, फिल्में देखना शुरू किया, तब वो शांति से अपने हॉस्पिटल में रहा. बट वहाँ पर क्वेबेक में 2 सीरियस मीजल्स के केस आउटब्रेक्स हो गए थे दैट डिकेड, उसी 10 साल में. Today, in the developed world, measles is on the rise for the first time in at least half a century, and its mortality rate is around 1 in 1000. आज की डेट में डेवलप्ड देशों में कौन कौन से हैं डेवलप्ड देश? चाइना डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग देश है. जापान है, अमेरिका है, जो पूरी तरह से डेवलप्ड हो गया है, जिसकी बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अच्छे अच्छे रोड हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो सब डेवलप्ड है. इंडिया डेवलपिंग है. तो बोल रहे हैं जो डेवलप्ड केस हैं वहाँ पर अब मीजल्स की बीमारी बढ़ रही है फर्स्ट टाइम पिछले हाफ अ सेंचुरी में, 50 सालों में. एंड इट्स मॉर्टेलिटी रेट इज़ अराउंड 1 in 1000, और वहाँ पर 1000 में से एक बच्चा मर रहा है. अगर 1000 केस हो गए मीजल्स के तो एक बच्चा मरेगा. बस कुछ नहीं, सर्दी बुखार, सिंपल सी बुखार हो जाता है, लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, सोर थ्रोट, सर्दी खांसी बुखार यही है. लेकिन एक खास टाइप का वायरस होता है, मीजल्स वायरस बोलते हैं, रोटा वायरस बोलते हैं उसको. अब धीमे धीमे वहाँ पर बढ़ रहे हैं. Estimates suggest that 2016 to 18 measles death spiked worldwide by 58% with over 100,000 casualties. एस्टिमेट बताता है कि 2016-18 मतलब अभी कुछ साल पहले मीजल्स की वजह से डेथ पूरी दुनिया में बढ़ गए, 58% हो गए. तकरीबन 1 लाख लोग मर चुके हैं मीजल्स से. These deaths could have been prevented by the vaccine, which has saved roughly 20 million lives in the past 2 decades.
और ये सारे के सारे 1 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती थी। कैसे? वैक्सीन से। इसी वैक्सीन ने पिछले 20 सालों में, 2 डेकेड्स में 2 करोड़ जानें बचाई हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वैक्सीन लोग नहीं ले रहे हैं वहाँ पर लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। Although epidemiologists recommended 2 doses of measles vaccine and a minimum immunization rate of 95% around the globe, only 85% of people get the first dose and just 67% continue to take the second dose. मीजल्स में 2 डोज लेना होता है वैक्सीन का, और ये माना जाता है अगर 95% लोगों को वैक्सीन लग गया तो बाकी 5% लोग अपने आप बच जाएंगे। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में 85% लोगों को लगा है फर्स्ट डोज और 67% लोगों ने सेकेंड डोज लगवाया है। तो अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मीजल्स हो सकता है और वो मरेंगे। Government officials have tried to prosecute the problem, some warning that the unvaccinated could be fined up to $1,000 and sentenced to jail for up to 6 months. इस चीज़ को गवर्नमेंट बहुत डेस्परेटली ठीक करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि अगर आपने वैक्सीन नहीं करवाया अपने बच्चे का तो आपको $1,000 की फ़ाइन लगेगी और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। Many schools shut their doors to unvaccinated children. बहुत से स्कूल्स को बोला गया है कि अगर वैक्सीनेटेड नहीं है बच्चा तो स्कूल में भर्ती नहीं होगा। एंड 1 काउंटी इवन बैंड फ्रॉम एनक्लोज्ड पब्लिक प्लेसेस, और एक काउंटी का यूएस का एक जगह है जहाँ पर उसने कहा कि हमारे यहाँ कोई पब्लिक स्पेस में आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो बच्चा पब्लिक स्पेस में गया जैसे कोविड के साथ हुआ तो दूसरों को दे सकता है। When such measures failed to solve the problem, public officials turned to preaching. तो सबसे पहले प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उससे नहीं फ़ायदा हुआ तो फिर गवर्नमेंट ने भी प्रीचिंग शुरू कर दिया, भाषण देना शुरू कर दिया। Since people held unfounded fears about vaccines, it was time to educate them with a dose of truth. अब चूँकि लोगों को लगता है कि भाई हाँ हमको नहीं लगवाना है, हमारा बच्चा मर जाएगा डर के मारे, तो लोगों को ट्रूथ देना पड़ेगा, सच्चाई देनी पड़ेगी। तो चलो प्रीच करते हैं। द रिजल्ट वर ऑफन डिसअपॉइंटिंग, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। In a pair of experiments in Germany, introducing people to the research on vaccine safety backfired. They ended up seeing vaccines as riskier. जहाँ जहाँ पर लोगों को समझाया गया, बल्कि आज ही मैं किसी को समझा रहा था कि अगर कोई आपका दुश्मन है और वो आपको कुछ भी बातचीत कर रहा है, अपनी तरफ से अप्रोच कर रहा है, तो उसको ध्यान से सुनो। वो बैकफायर कर गया। वो इंसान मुझसे कहता है अरे आपका दुश्मन होगा तो आप बात करेंगे, तो मैं चुप ही हो गया। मैं प्रीच कर रहा था तो मैं चुप ही हो गया। ये तरीका भी काम नहीं करता। आप कोशिश करिएगा एक बार। प्रीच करना समझते हैं? प्रीच करना मतलब आप उसको अपनी बात बोल रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? हाउ द राइट काइंड ऑफ लिसनिंग मोटिवेट्स पीपल टू चेंज। किसी को भाषण देने से नहीं, सही तरीके से सुनने से वो आदमी चेंज होता है। दे एंडेड अप सीइंग वैक्सीन एज रिस्कियर। जिनको लोगों को बताया गया कि ये वैक्सीन अच्छी है, इसके खतरे ये हैं, ये वो सब के सब और उल्टा ही सोचने लगे कि वैक्सीन और ख़तरनाक है। सिमिलरली when Americans read accounts of dangers of measles, saw pictures of children suffering from it, or learned of an infant who nearly died from it, their interest in vaccination didn't rise at all. और ऐसे ही जिन लोगों को अमेरिका में बताया गया कि देखो मीजल्स ख़तरनाक है, उनको बच्चों की पिक्चर दिखाई गई जो उनको मीजल्स हुआ था, और ये भी पता चला कि बहुत से बच्चे मीजल्स से मर गए, तो इस चीज़ से उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बढ़ा वैक्सीन के ऊपर। And when they were informed that there was no evidence that the measles vaccines caused autism, those who already had concern actually became less interested in vaccinating. और जब उनको बताया गया, एक लोगों को लगता है ये बात कि मीजल्स की वैक्सीन देने से ऑटिज़म हो जाता है, ब्रेन में बुखार हो जाता है और उसकी वजह से बच्चा दिमागी रूप से ख़त्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो जब ये बताया गया तो लोगों को और इंटरेस्ट कम हो गया। तो ऑटिज़म नहीं होता, तो उन्होंने खाली इतना सुना, नहीं होता मतलब होता होगा तभी तो बोल रहे हैं। हाँ, तो और इंटरेस्ट खत्म हो गया। जितना प्रीच किया उतना इंटरेस्ट खत्म हो गया। इट सीम्ड दैट नो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट और डाटा ड्रिवन एक्सप्लेनेशन कुड शेक देयर कन्विक्शन दैट वैक्सीन्स वर अनसेफ। देखा गया कि उनसे कितनी भी आप बात कर लीजिए, कितना भी डाटा दिखा दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, लेकिन उससे लोगों को आप ये नहीं भरोसा दिला सकते कि वैक्सीन सेफ है, अनसेफ नहीं है। दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन परसुएशन। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर वैक्सीन सोचते होंगे आप, लेकिन ये वैक्सीन की प्रॉब्लम नहीं है, ये है रीथिंकिंग की प्रॉब्लम। जब आप अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी बात एकदम सही है,
या कोई आपको समझाना चाहता है और एकदम सही है और आप अपने रास्ते चल रहे हो, वो अपने रास्ते चल रहा है, आपका रास्ता एकदम गलत है, उसका रास्ता एकदम सही है, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। या वैसे वर्सा, उसका रास्ता गलत है और आप जानते हो गलत जा रहे हैं, फिर भी आप उसको नहीं समझा पाएंगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ परसुएशन। जब हम किसी को परसुएट करते हैं, धक्का मारते हैं, तो वो नहीं सुनता। What doesn't sway us can make our beliefs stronger। हमने पढ़ा था, एक कहावत भी है, जो आंधी या जो हवा आग को बुझा नहीं पाती, वो क्या करती है? और बढ़ा देती है। वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करता है। What doesn't sway us can make our beliefs stronger। अगर हम किसी चीज़ के बारे में कोई बिलीफ रखते हैं और आप आए, मुझे समझा रहे हैं, तो अगर आपके कहने से मेरी बिलीफ कम नहीं होती है तो बढ़ा देती है, उल्टा मैं और गलत सोचूंगा। Much like a vaccine inoculates our physical immune system against virus, the act of resistance fortifies our psychological immune system। जैसे एक वैक्सीन होती है जब हमारी बॉडी में जाती है तो वो वायरस के अगेंस्ट में एक दीवार खड़ी कर देती है। ठीक ऐसे ही जब आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो उसके भी दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम खड़ा हो जाता है। अच्छा, हमको समझाओगे तुम हमसे ज़्यादा अक्लवान हो। ये हो जाता है जब कोई आपको प्रीच करता है। तो अपने रास्ते देखो, हम अपने रास्ते में। रिफ्यूटिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट फ्यूचर इन्फ्लुएंस अटेम्प्ट्स। और अगर आपने किसी को एक बार समझा दिया, कोई लॉजिक दे दी, अब वो लॉजिक कोई भी आदमी आके देगा, हम बोलेंगे जानते हैं, हम सुन रखा है। एक बार आपके ये थे जॉनी लीवर थे, उनका एक ऑडियो कैसेट आया था एकदम पहला। बोलते मैं ट्रेन में गया, मेरे सामने एक आदमी स्मोकिंग कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। मैंने उसको कहा भाई साहब सिगरेट मत पीजिए, तो वो सिगरेट पी रहा था फिर भी। तो जॉनी लीवर कहते हैं मुझे लगा कि इस आदमी को पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं जॉनी लीवर फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, फिल्म एक्टर हूँ। वो जानता नहीं था। तो उसने अपना कार्ड निकाला, जॉनी लीवर का कार्ड उसको दे दिया। उस आदमी ने कार्ड लिया और सिगरेट पीता रहा और कार्ड को देखकर जेब में रख लिया। उसको बड़ा गुस्सा आया। फिर स्टेशन आया नेक्स्ट, टीसी को बुलाया जॉनी लीवर ने कि ऐसे एक आदमी है जो सिगरेट पी रहा है। तो वो आदमी आया, टीसी आया इसके पास, बोलते भाई साहब देखिए इनको दिक्कत हो रही है और यहाँ लिखा है धूम्रपान निषेध है और आप भी सिगरेट पी रहे हो। तो इस आदमी ने वो कार्ड निकाला जॉनी लीवर का और टीसी को दे दिया। तो टीसी ने देखा ये पुराने ज़माने की बात है, अरे जॉनी लीवर, अरे आप हैं, पीजिए पीजिए। और जॉनी लीवर डांट कर बोला भागो यहाँ से। तो वही जो चीज़ आपने किसी को समझाया, लॉजिक दी, वो लॉजिक अब वो आदमी दूसरी जगह यूज़ कर लेगा। आपने उसको पढ़ा दिया कि क्यों उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। We become more certain to our opinions and less curious about alternative views। कोई आदमी अगर आपकी बातचीत को भरोसा करना चाहता है तो सबसे पहले भरोसा करने से पहले उसको क्यूरियस होना चाहिए, और वो होता नहीं है। जब आपका पॉइंट वो रिफ्यूट करता है, इनकार करता है, तो वो he becomes more certain of opinion, अपने ओपिनियन के बारे में और पक्का हो जाता है और आपके ऑल्टरनेटिव के लिए लेस क्यूरियस हो जाता है, सुनना नहीं चाहता। Counter arguments no longer surprise us or stump us. We have our rebuttals ready। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप उसको आर्ग्यू कर रहे हैं, मैं काउंटर आर्ग्यू कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं एक इंटेलिजेंट गुड फाइट क्लब। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप अपना लॉजिक दे रहे हैं, फिर अपना लॉजिक दे रहा हूँ, आप दोनों लोग एनरिच हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आवर रिबटल इज़ रेडी। आपकी बात पूरी होने से पहले मैं अपनी बात रेडी करके रखा हूँ। तुम जब बोलोगे मैं तुमको कैसे चुप करूँगा। आज ये मैं देख रहा था जब वो आई थी लड़की, कि हर बात में उसका एक बहाना था, समझाने पर भी समझ नहीं रही थी, वो क्यूरियस भी नहीं थी कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। मैरी हेलेन एटनी रूजो had been through that journey. Visits to the doctor with her older kids followed a familiar script। और ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो औरत है हमारी मैरी हेलेन एटनी रूजो, ये सब चीज़ उसने झेला था। जब वो पहले डॉक्टर्स के पास गई थी अपने बच्चों के साथ, डॉक्टर्स हैड एक्सटोल्ड द बेनिफिट्स ऑफ वैक्सीन। डॉक्टर्स ने उसको समझाया था कि वैक्सीन्स कितने फ़ायदेमंद हैं। वार्नड हर अबाउट द रिस्क ऑफ रिफ्यूजिंग देम, और अगर नहीं लगाया तो क्या खतरे हो सकते हैं, उसको भी वार्निंग दी थी उसके। एंड स्टक टू जेनरिक मैसेजिंग इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग विथ हर पर्टिकुलर क्वेश्चंस। और जब भी वो कुछ क्वेश्चन पूछती थी, वो लोग जेनरिक आंसर देते थे, अरे डरने की जरूरत नहीं है, बस लगवा लो। तो वो कुछ पूछती थी, जेनरिक आंसर। जेनरिक समझते हैं? जैसे आप मुझसे पूछें कोई कि बड़े पापा मुझे डर लग रहा है, इस करियर में जाना चाहिए, अरे डरो मत, सब अच्छा होगा। जैसे मैं आपसे कहूँगा अच्छा होगा, आप जान जाएंगे मेरी प्रॉब्लम सुन नहीं रहा है। द होल एक्सपीरियंस रीक्ड ऑफ कॉन्डेसेंशन। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ
ये पढ़ लो, आप कहें ठीक है ठीक है ठीक है, रास्ता ना पाओ अपने। मतलब मैं आपसे कहूँ कि बेटा तुम ठीक से रेटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक से काम नहीं कर रहे हो, और आप मुझसे कहें अच्छा आपको ज़्यादा आता है मुझसे, तो जो आपका बिहेवियर है वो है कॉन्डिसेंडिंग। जैसे मैं उसको आज बता रहा था बच्ची को कि तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, बल्कि एक पॉइंट पर मैं उसको दिखा रहा था कि ये तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो बोलती है सुनते ही नहीं मेरी बात, मैं समझाती रहती हूँ सिखाती रहती हूँ 10 बार सिखाती हूँ, सुनते ही नहीं है। तो ये उसको पता भी नहीं चला, खैर वो तो मेरी रिस्पेक्ट कर रही थी। रिस्पेक्ट का उल्टा है कॉन्डिसेंडिंग। आप किसी को दिखा रहे हो, रिस्पेक्ट में आप दिखाते हो कि आप सामने वाला बड़ा है मुझसे, मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, और कॉन्डिसेंडिंग मतलब आप मुझसे नीचे हो, चुपचाप रहो। द होल एक्सपीरियंस रीक्ड ऑफ कॉन्डिसेंशन। ये पूरे एक्सपीरियंस में कॉन्डिसेंशन का रीक था। रीक मतलब कॉन्डिसेंशन का रीक था। दिस होल एक्सपीरियंस रीक्ड ऑफ कॉन्डिसेंशन। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो रीक्ड वर्ड जान लीजिए, रीक बहुत अच्छा वर्ड है। रीक्ड, REEKED, रीक्ड। बदबू आ रही है। तुम जो मुझसे बोल रहे हो मुझे पता है तुम मुझे प्यार नहीं करते। आज जो भाई साहब से मैं बात कर रहा था ना, उनको समझा रहा था अपनी बात कि सामने वाला तुमको प्यार करता है। अच्छा प्यार करता है तो मुंह पे प्यार करता है, पीछे प्यार नहीं करता, ऐसा वो भाई साहब बोल रहे थे। किसी से आप मिलते हैं ना तो आपको बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है कि हाँ ये प्यार करता है। अभी आप लोग देखेंगे मेरे साथ, अगर उस वीडियो में रहेंगे जर्नी ऑफ सोल्स में, तो आपको मरने के बाद एक खास टाइप के लोग मिलने आते हैं। हमने कल पढ़ा था गाइड मिलने आता है, लेकिन यहाँ पर गाइड के अलावा भी कोई मिलने आता है, वो आज हम पढ़ेंगे होपफुली। और वो वही होता है जो रीक करता है अफेक्शन, लव। और ये आदमी तो कभी नहीं आएगा जो रीक करता है कॉन्डिसेंशन। हमारे यहाँ बहुत से गेस्ट आते हैं हॉस्पिटल में, मतलब रिम्पी स्कैन में। कभी कभी डॉक्टर्स आते हैं, कभी कभी VIP पेशेंट्स आते हैं, और उन सबको गुस्सा आ जाता है जब उनको लगता है कि हमारे साथ कॉन्डिसेंशन किया जा रहा है। उनको इज्जत चाहिए, उनको इलाज नहीं चाहिए, पहले इज्जत चाहिए। उनको अच्छा टेस्ट नहीं चाहिए, पहले इज्जत ही चाहिए। मैरी हेलन फेल्ट एज इफ शी वर बीइंग अटैक्ड। जब भी डॉक्टर्स उसको कहते थे कि तुम वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो, उसको ऐसा फील होता था कि उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। एज इफ शी वर अक्यूजिंग मी ऑफ वांटिंग माई किड्स टू गेट सिक, एज इफ आई वर अ बैड मदर। जब भी बोलती हैं डॉक्टर्स मुझे बोलते थे कि वैक्सीन लगवा लो, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो मुझे अक्यूज कर रही है कि मैं खराब माँ हूँ अगर अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाती हूँ। इसलिए उसको खराब लगता था, नहीं लगवाती थी वो। When tiny Toby was finally cleared to leave after 5 months in the hospital, he was still extremely vulnerable. जब छोटा सा टॉबी 5 महीने का हो गया और उसको घर भेजा गया, उस समय भी वो बहुत vulnerable था। क्या था? मतलब बहुत कमज़ोर था, उसको कोई भी बीमारी हो सकती थी। The nurses knew it was their last chance to have him vaccinated. नर्सेस को पता था कि ये आखिरी चांस है, अगर इसको वैक्सीन दे दिया तो उस बच्चे को कम से कम मीजल्स नहीं होगा। द नर्स न्यू इट वॉज देयर लास्ट चांस, सो दे कॉल्ड इन अ वैक्सीन विस्परर। तुमने कहा तब ठीक है भैया, हमसे नहीं मान रहा है तो एक वैक्सीन विस्परर आएगा। आपने वो सीरीज़ देखी नहीं अभी तक ना, घोस्ट विस्परर? बहुत अच्छी सीरीज़ है, मेरी और डॉक्टर रिम्पी की फेवरेट सीरीज़ है। उसमें ढेर सारे लोग हैं जो मरते हैं और वो घबरा जाते हैं, तो क्रॉस ओवर नहीं कर पाते दूसरी दुनिया में, उस लाइट के अंदर में, टनल के अंदर में नहीं जा पाते, तो उनसे एक घोस्ट विस्परर आता है जो उसे प्यार से समझाता है कि नहीं चले जाओ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो तो खैर फैंटेसी है, फिल्म है, लेकिन यहाँ पर बुलाया जाता है वैक्सीन विस्परर को। अ लोकल डॉक्टर विथ अ रेडिकल अप्रोच फॉर हैविंग यंग पेरेंट्स रीथिंक देयर रेजिस्टेंस टू इम्यूनाइजेशन। ये एक लोकल डॉक्टर होता है जो एकदम नए तरीके से अप्रोच करता है इस प्रॉब्लम को, जहाँ पर यंग पेरेंट्स को वो लोग इम्यूनाइजेशन के लिए रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं। मतलब इम्यूनाइजेशन होता है वैक्सीन देना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो लोग उससे वो कतराते हैं कि हमें नहीं कराना। हाँ देखिए, आप लोगों को मतलब तो पता है, लेकिन मुझे 100% श्योर है, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि जब इसको लिखना पड़ेगा ये सेंटेंस, तो हम रेजिस्टेंस टू इम्यूनाइजेशन नहीं लिखेंगे। रेजिस्टेंस वर्ड हम लोग यूज़ नहीं करते। आई विल नॉट टेक इम्यूनाइजेशन ऐसा कुछ बोलेंगे, बट रेजिस्टेंस वर्ड नहीं लिखेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आजकल हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं, हाउ टू बिकम अ राइटर। 4 वीडियोज़ बन चुके हैं, अभी और बनेगा। लेकिन हम लोग को तो लिखना ही सिंपल भाषा में चाहिए। हाँ, बट एटलीस्ट सिंपल भाषा में जो आपका जो वर्ड चाहिए वो तो, रेजिस्टेंस तो अच्छा वर्ड है ना, रेजिस्टेंस बड़ा कॉमन वर्ड है।
ये मुश्किल वर्ड नहीं है। रीक्ड बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए, आप कौन सा लैपटॉप यूज़ करते हैं आप? एप्पल का। तो सिंपल लैपटॉप यूज़ किया करिए, एप्पल की यूज़ करते हैं। नहीं, आप ही तो कहते हैं कि जब हम लोग मैं ये बुक लिया नासिम तालिब की, उधर ही समझ गए, लेकिन वही जगह मैं इन्वेस्टिंग में डाल। नहीं, मैंने कहा था कल बात की थी कि सिंपल वर्ड्स यूज़ करिए। और कल हमारी जो मेन बात हुई थी उस बुक में, ये हुआ था कि शुरू में लॉन्ग सेंटेंसेस मत लिखिए। जितने भी ये राइटर्स हैं, नासिम तालिब हैं या डैनियल kahneman हैं, उनके कॉन्सेप्ट बड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट हैं। उस कॉन्सेप्ट को सही भाषा में पिरोना अपने आप में लॉन्ग सेंटेंसेस चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमारी औकात नहीं है लॉन्ग सेंटेंसेस लिखने की, इसलिए शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो। तो उसको बुलाया गया डॉक्टर को, वैक्सीन विस्परर को, ताकि लोगों को उसका एटीट्यूड चेंज कर सकें और जो पेरेंट्स हैं वो इम्यूनाइजेशन करा सके बच्चों का। ही डिडंट प्रीच टू पेरेंट्स और प्रोसिक्यूट देम। और ये बंदा जब आया तो उसने पेरेंट्स को ना ही तो प्रीच किया और ना ही तो प्रोसिक्यूट किया, मतलब उनको भाषण नहीं दिया और उनको डांटा भी नहीं, धमकाया भी नहीं। ही डिडंट गेट पॉलिटिकल, और बहुत चालाकी के साथ उनको फंसाने की कोशिश भी नहीं किया, पॉलिटिकल भी नहीं हुआ। ही पुट ऑन हिज साइंटिस्ट हैट एंड इंटरव्यूड देम। उसने अपना साइंटिस्ट वाला हैट डाल लिया, मतलब एक साइंटिस्ट की तरह उसने उनके सामने आया और उनसे बातचीत करना शुरू किया, इंटरव्यू करना शुरू किया। तो वही कल का चैप्टर होगा हम लोगों का, काफ़ी लंबा चैप्टर है, रेडी होके आइएगा। 1 घंटे का वीडियो होगा। मोटिवेटिंग थ्रू इंटरव्यू। मोटिवेटिंग थ्रू इंटरव्यू, कैसे आप किसी को मोटिवेट करें इंटरव्यू के ज़रिए। इसमें छोटा सा एक चुटकुला है, सुनना चाहेंगे? एक बिल्ली है, एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, बिल्ली और एक बच्चा है। तो बच्चा बोलता है बिल्ली से, आई थ्राइव ऑन चेंज, मतलब मैं हमेशा चेंज चाहता हूँ, मैं हमेशा जब भी कुछ ठीक बदलना होता है तो बदल जाता हूँ नहीं, आई थ्राइव ऑन चेंज, कि मुझे चेंज पसंद है। तो बिल्ली बेचारी सुन रही है, बोलती है, यू थ्रू अ फिट दिस मॉर्निंग बिकॉज योर मॉम पुट लेस जेली ऑन योर टोस्ट दैन येस्टरडे। तो बिल्ली बोलती है, अच्छा तुम चेंज पसंद करते हो, लेकिन तुम तो आज बड़ा रो रहे थे कि तुम्हारी मम्मी ने जितना कल जैम या जेली लगाती है टोस्ट में, ब्रेड में, उससे कम लगाया, तो चेंज किया तो तुम रो क्यों रहे थे? तो लास्ट में बच्चा बोलता है, आई थ्राइव ऑन मेकिंग अदर पीपल चेंज। मैं खुद नहीं चेंज पसंद करता, मैं दूसरों को चेंज कराना पसंद करता हूँ। ये हम सब का एटीट्यूड यही है कि जब कहीं कुछ बदलना हो तो हम ही ना बदलो भाई, पहले तुम अपने आप को देखो, तब मुझे सुधारना। और हम ये भूल जाते हैं जो आदमी से हम अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि जब 2 लोग के बीच में बहस होती है, आज मैं उस बंदे को देख रहा था, बहुत स्ट्रांग बहस में पड़ गया मैं उससे। फिर मैंने कहा भैया बचो, क्योंकि वो बाली हो गया था, बाली की तरह ताकत हो गई थी उसके अंदर में। मैं समझा रहा हूँ, एक आए थे भाई साहब मीटिंग के लिए आए थे, मैं समझाए पढ़ा हूँ, फिर मैं पीछे हट गया। मैंने कहा इसके लिए तो भाई साइंटिस्ट ही बनना पड़ेगा। शुभी के लिए बैठी है। अरे दीदी, कल हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेटिंग थ्रू इंटरव्यूइंग, और इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने सेंटर में। ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हैं हमारे पास, सारे लड़के जो कलेक्शन के बॉयज़ हैं, मार्केटिंग के बॉयज़ हैं, एक स्लो इंजेक्शन की तरह यूज़ करेंगे, आपस में भी यूज़ करेंगे, किसको पता नहीं चलना चाहिए। क्या तरीका है? स्लो इंटरव्यूइंग, बात करके। हाउ द राइट काइंड ऑफ लिसनिंग मोटिवेट्स पीपल टू चेंज। अगर सही तरीके की लिसनिंग हो तो बदलने के लोग रेडी हो जाते हैं। आप मुझे सुनिएगा, मैं आपको सुनूंगा, देखता हूँ कौन बदलता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो dkbrains.com में जाकर के इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में शेयर करिए, बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस टेक्निक ऑफ चेंजिंग। ये पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। dkbrains.com पे जाकर के चेकआउट करिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।